बचपन वाली कहानी सौखी बाबा की जुबान। हेलो हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, आ गए हैं आप सबके सौखी बाबा, लेकर अपने पिटारे में उन किस्से कहानियों को जो सुनाती थी कभी सौखी बाबा की दादी नानी। है अद्भुत, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और अनोखी ये कहानी जो झट से बुला देगी आप सबकी आंखों में नींदिया। डिनर तो हो ही गया होगा, ब्रश भी कर लिया होगा आप सबने, तो अब फटाफट हाथ पैर धोकर आ जाइए अपने बेड पर। सौखी बाबा किस्सा तो सुनाएंगे मोबाइल में, और आप अपने बिस्तर पर पसर जाइए सोने के स्टाइल में। कान रहेंगे खुले और आंखें रहेंगी बंद। प्यारा बच्चों, जैसा कि कल सौखी बाबा ने बताया आप सबको, हिंदी पॉडकास्ट किस्सा कहानी के सीजन 2 में सौखी बाबा आप सबके लिए लेकर आए हैं विक्रम बेताल की कहानी, जिसको लोग बेताल पच्चीसी के नाम से भी जानते हैं। बेताल पच्चीसी की कहानियां कैसे बनी, इसकी चर्चा पहले अंक में की जा चुकी है। कहानियों का शुभारंभ आज से होता है। आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं उसका शीर्षक है पद्मावती की प्रेम कथा। किसकी प्रेम कथा? पद्मावती की प्रेम कथा। ध्यान से सुनिएगा। राजा विक्रम के कंधे पर लटके बेताल ने पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाते हुए कहा, आर्यावर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी है जहां भगवान शंकर निवास करते हैं। पुण्यात्मा लोगों के रहने के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के समान जान पड़ती है। उस नगरी के निकट अगाध जल वाली गंगा नदी बहती है। प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नामक एक पुत्र था जो अपने पिता की ही भांति बहुत धीर, वीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लग रहा था। राजा के एक मंत्री का बेटा बुद्धि शरीर उस वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां घने जंगल के बीच उसे एक रमणीक सरोवर दिखाई। रमणीक समझते हैं ना आप लोग, सुंदर को बोलते हैं रमणीक। तो बेताल ने क्या कहा? वहां घने जंगल के बीच उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उसी समय अपनी कुछ सखियों के साथ एक राजकन्या वहां आई और सरोवर में स्नान कर। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गए। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देख लिया था और वह भी पहली ही नजर में उसकी ओर आकृष्ट हो गई। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उस राजकन्या के बारे में जानने के लिए सोच ही रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उसकी ओर संकेत करके अपना नाम धाम दिया। उसने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया, दंत पत्र से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा। किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब न समझा। उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने उन इशारों का मतलब समझ लिया था। अतः मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हालत देखता रहा।
जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते हुए देख रहा था। राजकुमार घर लौटा तो वह बहुत उदास था। उसकी दशा जल बिन मछली की तरह हो रही थी। जब से वह शिकार से लौटा था, उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पीना सब छूट गया। राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होने लगा। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा। कारण जानकर उसने कहा कि उसका मिलना कठिन है। तब राजकुमार ने अधीरता से कहा, उसका न तो नाम धाम मालूम है और न जिसके कुल का ही कोई पता है, वह भला कैसे पाई जा सकती है? फिर तुम व्यर्थ मुझे भरोसा क्यों दिला रहे हो? इस पर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर ने बोला, मित्र, उसने तुम्हें इशारों से जो कुछ बताया था, क्या उन्हें तुमने नहीं देखा? सुनो, उसने कानों पर कमल रखकर बताया कि वह राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। दांतों को खुरचकर यह संकेत दिया कि वह वहां के दंत वैद्य की कन्या है। अपने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक सुविख्यात राजा था। उसके दरबार में दंत वैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है, जो उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। दंत वैद्य उस पर अपनी जान छिड़कता है। ये सब कौन सुना रहा है? वो बेताल सुना रहा है। किसे? विक्रम को। विक्रम ने क्या प्रण लिया हुआ है कि वह उस बेताल को उस भिक्षुक के पास लाकर अर्पित कर देगा। क्योंकि रास्ता कठिन है, तो बेताल ने कहानी शुरू की। तो ये सारी कहानी कौन सुना रहा है? बेताल। मंत्री पुत्र ने आगे बताया, मित्र, ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसके इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। वह उस राजकुमारी का पता लगाने का उपाय सोचने लगा। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन शिकार का बहाना बनाकर अपनी प्रियतमा से मिलने चल पड़ा। आधी राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ चला। राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंचकर उसने दंत वैद्य की खोज की और उसका घर देख लिया। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश किया। मंत्री पुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उसे छिपाकर बांध दिया। फिर राजकुमार के सामने ही उसने वृद्धा से कहा, हे माता, क्या आप संग्राम वर्धन नाम के किसी दंत वैद्य को जानती हैं? यह सुनकर उस वृद्धा स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक कहा, मैं जानती हूँ, मैं उनकी भाई हूँ, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण अब उन्होंने मुझे अपनी बेटी पद्मावती की सेवा में लगा दिया है। किंतु वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा उनके पास नहीं जाती हूँ। मेरा बेटा नालायक और जुआरी है। मेरे वस्त्र देखते ही वह उन्हें उठा ले जाता है। बुढ़िया के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर मंत्री पुत्र ने अपने उत्तरीय आदि वस्त्र उसे देकर संतुष्ट।
फिर वह बोला, तुम हमारी माता के समान हो। पुत्र समझकर हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तुम इस दंत वैद्य की कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को उसने सरोवर के किनारे देखा था वह यहाँ आया हुआ है। प्रेमवश उसने यह संदेश कहने के लिए तुम्हें वहां भेजा है। उपहार मिलने की आशा में वह बुढ़िया तुरंत ऐसा करने को तैयार हो गई। वह पद्मावती के पास पहुंची और वह संदेश पद्मावती को देकर तुरंत लौट आई। पूछने पर उसने राजकुमार और मंत्री पुत्र को बताया, मैंने जाकर तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से उससे कही। सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कपूर लगे अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों गाल पर कई थप्पड़ मारे। मैं इस अपमान को सहन न कर सकी और दुखी होकर रोती हुई वहां से लौट आई। बेटे, स्वयं अपनी आंखों से देख लो, मेरे दोनों गालों पर अभी भी उसके द्वारा मारे गए थप्पड़ों के निशान मौजूद हैं। बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास हो गए, किंतु महाबुद्धिमान मंत्री पुत्र ने उसे एकांत में कहा, तुम दुखी मत हो मित्र। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उजली अपनी 10 उंगलियों की छाप द्वारा तुम्हें ये बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। ये रातें मिलने के युक्त नहीं। फिर मंत्री पुत्र राजकुमार और पद्मावती की प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए बाजार में गया और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेच आया। उससे मिले धन से उसने बुढ़िया से उत्तम भोजन तैयार करवाया और उस वृद्धा के साथ ही भोजन किया। इस तरह 10 दिन बिताकर मंत्री पुत्र ने उस बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेज दिया। बुढ़िया उत्तम भोजन के लोभ में यह कार्य करने के लिए तैयार हो गई। सुन रहे हो ना राजन? अब चूंकि राजा विक्रम को बीच में बोलना नहीं था तो वो कैसे बोल सकता था? तो उसका कोई जवाब ना पाकर बेताल ने आगे कहना शुरू। बुढ़िया ने लौटकर उन लोगों को बताया, आज मैं यहाँ से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी रही, तब उसने स्वयं ही तुम्हारी बात कहने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर महावर लगी अपनी 3 उंगलियों से आघात किया। इसके बाद मैं उसके पास से यहाँ चली आई। 3 रातें बीत जाने पर मंत्री पुत्र ने अकेले में राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो मित्र। पद्मावती ने महावर लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि वह अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। यह सुनकर मंत्री पुत्र ने फिर से बुढ़िया को पद्मावती के पास भेजा। उस दिन जब बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंची तो उसने बुढ़िया का उचित सत्कार करके स्वादिष्ट भोजन भी कराया। पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ रही, हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। शाम को जब बुढ़िया लौटने को हुई तभी बाहर बहुत डरावना शोरगुल सुनाई। हाय हाय, यह पागल हाथी जंजीरें तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है, कोई बचाओ। बाहर से ऐसी चीख पुकार सुनाई पड़ी। तब पद्मावती ने उस बुढ़िया से कहा, राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है, उससे तुम्हारा जाना उचित नहीं। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक सीढ़ी पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती हूँ। इसके बाद पेड़ के सहारे बाग की 4 दीवारी पर चढ़ जा और फिर वहां से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़कर नीचे उतर जा, फिर वहां से अपने घर चले जा।
यह कहकर एक रस्सी से बंधी पीढ़ी पर बैठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा दिया। बुढ़िया पद्मावती द्वारा बताए हुए उपाय से घर लौटकर आ गई और उसने सारी बातें ज्यों की त्यों जैसी की तैसी राजकुमार और मंत्री पुत्र को बता दी। तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। उसने युक्ति पूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है, इसलिए आज ही शाम को तुम वहां जाओ और इसी मार्ग से अपनी प्रिया के भवन में प्रवेश करो। राजकुमार ने वैसा ही किया। बुढ़िया के बताए हुए तरीके से वह राजकुमारी के भवन में प्रवेश कर गए। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा। पद्मावती का चेहरा पूरे चांद की तरह था। पद्मावती ने भी खुशी के मारे राजकुमार को अपने आलिंगन में भर लिया। उसने राजकुमार का कई तरह से सम्मान किया। बाद में जाकर राजकुमार ने गंधर्व रीति से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिन तक गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपा रहा। कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात को उसने अपनी प्रिया से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धि शरीर भी यहाँ आया है। वह यहाँ अकेला ही तुम्हारी भाई के घर में रहता है। मैं अभी जाता हूँ, उसकी कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, अरे पुत्र, यह तो बतलाइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें आपने समझा या आपके मित्र बुद्धि शरीर ने? मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल भी नहीं समझा। वो तो मेरे मित्र बुद्धि शरीर ने मुझे सब कुछ बताया। यह सुनकर कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, यह बात इतने विलंब से कहकर आपने बहुत अनुचित कार्य किया। आपका मित्र होने के नाते वह मेरा भाई है। पान पत्रों से मुझे पहले उसका ही स्वागत सत्कार करना है। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दी। तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अपने मित्र को भी ले आया। राजकुमार ने राजकुमारी से हुई सारी बात अपने मित्र बुद्धि शरीर को बताई, लेकिन बुद्धि शरीर राजकुमारी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। रात बीत गई। अगली सुबह राजकुमारी पद्मावती की एक सहेली अपने हाथों में पान के पत्ते और सुंदर सुंदर पकवान लेकर मंत्री पुत्र के पास आई। मंत्री पुत्र ने बड़े आदर के साथ कहा कि आप इन सामानों को यहाँ इस कोने में रख दो, मैं इसे बाद में ग्रहण कर लूंगा। और जब वह सहेली वहां से चली गई तब बुद्धि शरीर ने अपने मित्र से कहा, अब मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। वो तमाशा क्या था? बुद्धि शरीर ने उन पकवानों में से थोड़ा सा निकालकर एक कुत्ते को खिलाया। वह कुत्ता वहीं तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो और उसने अपने मित्र से पूछा, ये कैसे हुआ मित्र? तुमको कैसे पता था कि इन पकवानों में जहर है? तब बुद्धि शरीर ने कहा, मैंने उसके इशारे समझ लिए थे मित्र। राजकुमारी मुझे धूर्त समझकर मेरी हत्या कर देना चाहती, क्योंकि उसे शंका है मेरे होते हुए तुम एक तरफा प्रेम राजकुमारी से नहीं कर सकते। इसलिए उसने जहर मिलाकर पकवान भेजे ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं और तुम राजकुमारी से एक तरफा प्रेम करो। तुम उस पर क्रोध ना करो मित्र, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ।
और फिर बुद्धि शरीर ने एक युक्ति निकाली। उसने राजकुमार को कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ और उसे खूब मदिरा पिलाना, खूब इतना पिलाना कि वो बेहोश हो जाए, और जब वो बेहोश हो जाए तो त्रिशूल कर्म करके उसके पैर में एक निशान बना देना। उसके बाद उसके गहनों की पोटली बांधकर रस्सी के सहारे वहां से निकल लेना। मैं जो कुछ सोच रहा हूँ वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही सोच रहा हूँ मित्र। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा कि उसके मित्र बुद्धि शरीर ने कहा था। वह अपने साथ गहनों की गठरी लेकर चला आया। दूसरे दिन मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर ने तपस्वी का वेश धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उससे कहा कि अब तुम इन आभूषणों को बेचने के लिए बाजार जाओ और मोतियों के हार के इतने दाम बताना कि इसे कोई खरीद ना सके। कोशिश करना कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, और अगर इसमें नगर रक्षक तुम्हें पकड़ भी लेता है तो तुम बिल्कुल घबराना मत। तब राजकुमार बाजार गया, उस मोती वाले हार को लेकर घूमता रहा। उधर दंत वैद्य की बेटी वो अपने गहनों की चोरी की खबर सुनकर आग बबूला हो गई। नगर रक्षक को आदेश मिला कि वह जल्दी से जल्दी इनके गहनों का पता लगाए। राजकुमार उन गहनों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिए। अब चूंकि राजकुमार एक तपस्वी के भेष में थे तो नगरपाल ने पूछा कि आपको ये मोतियों का हार कहाँ से मिला? पिछले दिनों दंत वैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए जिनमें इस हार का भी जिक्र है। इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए मुझे दिया है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तब नगरपाल बुद्धि शरीर के पास आया। बुद्धि शरीर ने कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगलों में यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। संयोग से मैं पिछली रात इस शमशान में आकर टिक गया। यहाँ मैंने इधर उधर से आई हुई योगिनियों को देखा। उनमें से एक योगिनी राजपुत्र को ले आई और उसने उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। बुद्धि शरीर ने एक मनगढ़ंत कथा नगरपाल को सुना दी और अंत में कहा कि मैं तो तपस्वी ठहरा, मुझे इन मोतियों के हार से क्या लेना देना। नगरपाल ने जाकर राजा को पूरी कहानी सुना दी। कहानी में वो मनगढ़ंत बात भी थी जो बुद्धि शरीर ने कही कि वह शमशान में तपस्या कर रहा था। कई सारी योगिनियों में एक ऐसी योगिनी थी जिसने एक राजकुमार को अपने साथ लेकर ले आई और उसने उसकी बलि चढ़ा दी। तब योगिनी ने बुद्धि शरीर की तपस्या को भंग कर दिया। तब क्रोध में आकर उसने अपने त्रिशूल से उसके गले का ये हार खींच लिया था और आग में गर्म करके त्रिशूल से उसके पैर पर निशान बना दिए थे। जब ये कहानी राजा ने सुनी तो उसने एक दासी को भेजा। कहाँ भेजा? पद्मावती के पास। पता करो कि उसके पैर में त्रिशूल के निशान हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व राजा के एकमात्र बेटे का आकस्मिक निधन हो गया था। राजा को ये शंका थी कि उसे किसी तांत्रिक ने मार दिया है। दासी लौट कर आई और उसने बताया कि हाँ, पद्मावती के पैर में त्रिशूल के निशान हैं। इसे सुनते ही राजा बुद्धि शरीर और राजकुमार के पास स्वयं चलकर आया और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दें, आप लोग हमें सुझाव दीजिए। बुद्धि शरीर ने कहा कि आप उसको नगर निकाला दे। बुद्धि शरीर की बात मानते हुए राजा ने पद्मावती को नगर निकाला दे दिया। पद्मावती उस नगर से निकलकर
एक सुनसान जगह पर उदास बैठी थी। उसी समय राजकुमार और उसके मित्र बुद्धि शरीर दोनों वहां पहुंचे। उन्होंने तपस्वियों का वेश बदल लिया था। पद्मावती अब खुशी खुशी राजकुमार के साथ रहने के लिए चली गई। बेताल ने पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाकर विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे ये बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निकाला का आदेश न देकर मौत की सजा दे देता, या फिर राजकुमार को पहचान लिए जाने पर उसी का वध करवा देता, तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता? मंत्री पुत्र को, राजकुमार को, अथवा पद्मावती? राजन, यदि जानते हुए भी आपने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो विश्वास कीजिए आपके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के ऐसा कहने पर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था भिक्षुक को कि वह बेताल को लेकर आएंगे। पूरी कहानी तो मौन रहकर सुन लिया उन्होंने, लेकिन अब उसके सवाल का जवाब अगर देते हैं तो बेताल वापस उसी पेड़ पे चला जाएगा, अब नहीं देते हैं तो स्वयं राजा विक्रमादित्य की मौत हो जाएगी। फिर भी उन्होंने साहस जुटाकर कहा, इसमें जानने योग्य क्या है? इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं है। जो पाप है वह राजा कर्णोत्पल का है। इस पर बेताल बोला, इसमें राजा का पाप क्या है? जो कुछ किया वह तो उन तीनों ने किया। हंस यदि चावल खा जाएं तो इनमें कौओं का क्या अपराध है? तब विक्रमादित्य बोला, उन तीनों का कोई दोष नहीं था। पद्मावती और राजकुमार कामाग्नि में जल रहे थे, अतः वे निर्दोष थे, उनका तो विचार ही नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा कर्णोत्पल अवश्य पाप का भागी। राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता। अपने गुप्तचरों से उसने सच और झूठ का पता नहीं लगवाया। वह धूर्तों के चरित्र को भी नहीं जानता था। इस तरह बिना विचारे उसने जो किया, पाप का भागी राजा कर्णोत्पल ही होगा। इतना सुनते ही बेताल ने कहा, मैं तो आपकी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था राजन। अब क्योंकि आपने मौन तोड़ा है तो मैं वापस उसी जगह पर जाता। और इतना कहकर बेताल उनके कंधे से उड़कर वापस उसी पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम पुनः रवाना हुए उस बेताल को लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था उसको भिक्षुक को। बेताल 25वीं की अगली कहानी अगले अंक में। आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे क्या शिक्षा मिलती है, सौखी बाबा को चिट्ठी में लिख भेजेंगे। तब तक के लिए सौखी बाबा को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले अंक में इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है बचपन वाली कहानी सौखी बाबा की जुबान। शुभ रात्रि।